नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में सामान्य अध्ययन के कुछ खास और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर को देखने वाले हैं, जो दोस्तों आपके परीक्षा खासकर रेलवे, एसएससी, बैंक आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाली तमाम वीडियो की जानकारी के लिए सबसे पहले, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सामान्य अध्ययन के प्रश्न जो है ये परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने की संभावना है, और कई बार होता है जो बहुत ही कई एकदम एज इट इज़ प्रश्न को पूछा गया है। तो देखिए, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा ये प्रश्न, क्योंकि ये परीक्षाओं में आ चुके हैं और परीक्षा में पूछे जाने जैसे प्रश्न आप देख लीजिए कि कैसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो देखिए, पहला प्रश्न है दोस्तों कि 18वें एशियाई खेलों में भारत जो है पदक तालिका में किस स्थान पर रहा। और अगर आप कमेंट करना चाहते तो करिए, क्योंकि अगर आपको आंसर पता तो जरूर कमेंट करेंगे। देखिए, उत्तर जो है दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी। मैं धीरे से थोड़ा देर करके बोलूँगा ताकि आप कमेंट कर पाएँ। प्रश्न नंबर 2 है कि 19वें एशियाई खेल वर्ष 2022 में, देखिए 19वां एशियाई खेल वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित होंगे। 4 ऑप्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2022 तक के प्रश्नों के लिए, यानी 2022 तक ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। 19वां एशियाई खेल कहाँ होने वाला है। उत्तर है चीन। प्रश्न नंबर 3 है कि श्वेत क्रांति किससे जुड़ा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और उत्तर है तो दुग्ध उत्पादन से, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन से श्वेत क्रांति जुड़ा हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। देखिए, ये दिल्ली और कोलकाता के मुख्य स्टेशन में से है। अगर आप जानते हैं जरूर कमेंट करेंगे। और उत्तर है दोस्तों डी, यानी कि मुगल सराय। प्रश्न नंबर 5 है कि वर्ष 2021 की जनगणना में, जो कि आने वाला है साल है, किस नए वर्ग की गणना की जाएगी। 4 ऑप्शन है, आप ऑप्शन देख रहे हैं, अगर जानते जरूर कमेंट करेंगे कि 2021 की जो जनगणना आप जानते हैं कि हर एक 10 साल पे जनगणना होता है। तो अब ये आने वाला 2021 की जनगणना में किस वर्ग की गणना की जाएगी। उत्तर है सी, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी कि ओबीसी की गणना की जाएगी। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित में कौन एक जो है तारा है। तारा यानी कि स्टार है। आप देखते होंगे कि आकाश में बहुत सारे असंख्य तारे हैं, स्टार्स हैं, जिसको आप देख के गिन भी नहीं सकते हैं, इतने तारे हैं। तो ये निम्न में से कौन सा एक जो है तारा है। उत्तर है, अगर जानते जरूर कमेंट करें, सूर्य। सूर्य जो है दोस्तों एक तारा है, और जबकि शुक्र, बुध एक उपग्रह है, और चंद्रमा जो है ये क्षमा करेंगे, शुक्र और बुध जो है ग्रह है, जबकि चंद्रमा उपग्रह है। और ये पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, जबकि शुक्र और बुध जो है सूर्य की परिक्रमा करता है, और ये चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करता है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कौन। 4 ऑप्शन है, और ये उत्तर है दोस्तों वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसमें कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां। प्रश्न नंबर 8 है कि मनरेगा के अंतर्गत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है मनरेगा के अंतर्गत। और उत्तर है 100, अर्थात 100 दिन। प्रश्न नंबर 9 है कि सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा होता है क्या। क्या कहलाता है, क्या होता है। और उत्तर है ये बजट होता है। बजट में सरकार की आय और व्यय का जो है लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न नंबर 10 है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय यानी कि आरबीआई का मुख्यालय
कहाँ है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप जानते भी होंगे, तो कमेंट करिए। उत्तर है मुंबई। महाराष्ट्र में जो है मुंबई, मुंबई इसका मुख्यालय, जबकि दिल्ली, कोलकाता ये सारे जो है एक तरह से देखा जाए तो क्षेत्रीय मुख्यालय है। प्रश्न नंबर 11 कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? और देखिए उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, कुषाण। कुषाण शासकों ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। प्रश्न नंबर 11 है कि क्षमा करें 12 है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? हुनों को। और देखिए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, यानी कि चंद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 13 है कि डेंगू का कारण है, क्या है डेंगू का कारण? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वायरस जो है डेंगू का कारण है। प्रश्न नंबर 14 है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। ये जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल जो फ्यूल है उसका उदाहरण नहीं है, क्या नहीं है? और उत्तर है दोस्तों ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है, जब कोयला, लकड़ी, पेट्रोल जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 15 है कि पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होता है, किस तरह का होता है? और देखिए ये होता है पुरुषों में दोस्तों होता है एक्स वाई, ठीक है, जबकि महिलाओं में एक्स एक्स होता है। जब पुरुष का एक्स महिला के एक्स से मिलती है तो जो बच्चा, जो बेबी पैदा होता है वो एक लड़की होती है, जबकि जब महिला का एक्स से पुरुष का वाई मिलता है, यानी एक्स वाई मिलता है, तो जो बच्चा यानी कि जो शिशु होता है बेबी, वो एक मेल यानी कि जो है लड़का होता है। तो ये इस तरह से लड़का का निर्धारण होता है गर्भ में। प्रश्न नंबर 16 है कि कार्बन का अपरूप क्या है? उत्तर है बी, यानी कि हीरा। प्रश्न नंबर 17 है कि वह उपकरण जिसकी सहायता से वायुमंडल की आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी नापी जाती है वो कौन सी है? वायुमंडल में जो ह्यूमिडिटी होती है उसको किस यंत्र से नापा जाता है? उपकरण क्या है? उस उपकरण का नाम बताइए। जानते हैं तो देखिए उत्तर है तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, यानी कि हाइग्रोमीटर से जो है आर्द्रता मापी जाती है। प्रश्न नंबर 18 है कि उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, परिवर्तित करता है, वो क्या कहलाता है? कौन सा जो है एक्चुअली उपकरण है, यंत्र है? और उत्तर है तो बैटरी। बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रश्न नंबर 19 है कि जीवाश्म की आयु का आकलन किया जाता है किसमें? किससे किया था जीवाश्म की आयु का आकलन? और उत्तर है ऑप्शन ए हो जाएगा कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु का आकलन किया जाता है। प्रश्न नंबर 20 है कि पंचतंत्र, जो कि बहुत ही शिक्षा देती है बचपन में सभी को और बड़े बड़े लोगों को भी शिक्षा देती है, तो ये इसके लेखक कौन है? उत्तर है दोस्तों विष्णु शर्मा। ऑप्शन सी हो जाएगा विष्णु शर्मा। प्रश्न नंबर 21 है कि चंद्रकांता नामक उपन्यास जो है इसके लेखक कौन है? उत्तर है ऑप्शन डी हो जाएगा देवकी नंदन खत्री। प्रश्न नंबर 22 है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? और जो उत्तर है दोस्तों ये हो जाएगा हमारा आंसर, कमेंट अगर जानते तो कमेंट करें। ऑप्शन डी हो जाएगा उपराष्ट्रपति। देखिए उपराष्ट्रपति का ही मुख्य कार्य है राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में उसे वेतन दिया जाता है। प्रश्न नंबर 23 है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने किया था? उत्तर है ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर मेकाले, जो है लॉर्ड मेकाले ने जो है, क्षमा करेंगे, लॉर्ड मेकाले ने जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किया था। प्रश्न नंबर जो है 24 है किस संविधान संशोधन के अनुसार मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से, ठीक है, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? देखिए पहले 21 वर्ष था और किस संविधान संशोधन के बाद ये 21 से घटाकर 18 किया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न को आपको जानना बहुत जरूरी है।
तो देखिए ये दोस्तों, ये जो है 61वां संविधान संशोधन था, और भारतीय संविधान के 61वें संशोधन के अनुसार मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 25 है कि रेजिन किस पेड़ से निकाला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जानते तो कमेंट करेंगे। देखिए ये ऑप्शन सी हो जाएगा, साल के वृक्ष से जो है रेजिन निकाला जाता है। प्रश्न नंबर 26 है, कोयला उत्पादन में देश में छत्तीसगढ़ का स्थान बताइए। अगर जानते हो जरूर कमेंट करेंगे। और कोयला उत्पादन में देश में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है। और दोस्तों जो उत्तर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन, कमेंट कीजिए। चलिए ये ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला स्थान है कोयला उत्पादन में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 के हाल ही में निम्नलिखित में से किस ग्रह के धरातल के नीचे झील की खोज हुई है। याद रखेंगे झील की खोज किस ग्रह के धरातल के नीचे हुई है। और जो उत्तर है तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मंगल। अभी हाल ही में खोजा गया है ये। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 28 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल जो है रबी फसल है। ठीक है, रबी फसल जो कि जिसकी बुआई जो होता है अक्टूबर के आसपास होता है, और अप्रैल तक आते तक जो है इसको काट भी लिया जाता है। वो कौन सी फसल है। और उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी गेहूं और चना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई। उत्तर है दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, 1988 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम जो है चीन में है। ठीक है, तो उद्गम स्थान चीन है, वो नदी कौन सी है। और उत्तर है दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा हमारा, जानते तो कमेंट करेंगे। देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे वहाँ अलग नाम से पुकारा जाता है। प्रश्न नंबर 31 है कि भारत की जलवायु निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होता है। चारों ऑप्शन पे ध्यान देना होगा कि किससे प्रभावित नहीं होता भारत की जलवायु। दोस्तों उत्तर है जो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, महासागरीय धाराओं से प्रभावित नहीं होता है भारत की जलवायु, जबकि मानसून, हिंद महासागर का अस्तित्व और भूमध्य रेखा का सानिध्य इससे जो है होता है। यहाँ तक कि हिमालय से भी प्रभावित होता है, लेकिन ये महासागरीय धारा से प्रभावित नहीं होती है। प्रश्न नंबर 32 है कि दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की सतह से परावर्तित होती है। दीर्घ, ठीक है, लॉन्ग जो रेडियो वेव है कहाँ से परावर्तित होती है। उत्तर है आयन मंडल से। प्रश्न नंबर 33 है कि एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा इसे करेक्ट करना होगा। दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों ये उत्तर जगह 4 मिनट का अंतर होता है। प्रश्न नंबर 34 है कि जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या हो जाती है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 34 जानते हैं, जरूर कमेंट करेंगे। उत्तर है दोस्तों मंद हो जाती है। ठीक है, स्लो हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति जो है मंद हो जाती है। इसलिए जो है जनसंख्या वृद्धि यानी जनसंख्या पर कंट्रोल करने के लिए पूरे सरकार का भरपूर प्रयास रहता है। हालांकि कई जगह जो है इसे बढ़ावा भी दिया गया है यूरोपियन कंट्री में। देखिए प्रश्न नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योग आवश्यक है। ठीक है, ये किसकी निम्नलिखित किसकी दृष्टि से। देखिए उत्तर जो है दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी, रोजगार सृजन से जो है। ठीक है, और कुटीर एवं लघु उद्योग धंधे भारतीय अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से आवश्यक है, क्योंकि इसमें लोगों को रोजगार यानी स्थानीय स्तर पर जो है मिलता है। प्रश्न नंबर 36 है कि किसकी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच
संबंध होता है? प्रश्न नंबर 36 और उत्तर दोस्तों प्रतिलोम। प्रतिलोम, ठीक है। मुद्रा किसकी अर्थव्यवस्था में, यानी प्रतिलोम की अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है। प्रश्न नंबर दोस्तों 37 है कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन है? एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ जा रहा हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, और जो आंसर है हमारा इस प्रश्न का वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी आर्कटिक महासागर जो है विश्व का सबसे छोटा महासागर है। अब बड़े का जो है कमेंट करिए, जरूर करें। प्रश्न नंबर 38 है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जो पहला डेमोक्रेसी था। और देखिए उत्तर है ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, लिच्छवियों के द्वारा। देखिए 8 छोटे छोटे जनपद थे एक तरह, और उसको मिलाकर एक गणतंत्र की स्थापना किया गया था वैशाली में। दोस्तों वैशाली गणतंत्र के रूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक निर्वाचित प्रतिनिधि सभा द्वारा लिच्छवी वंश शासन काल में स्थापित की गई थी। प्रश्न नंबर 39, किस घटना के पश्चात गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो उसी समय आज़ादी मिल जाती है, ऐसा लोगों का मानना था। ये असहयोग आंदोलन 1920 में चला था। और देखिए ये जो घटना घटा था, चौरी चौरा की घटना घटा, जिसके कारण इसको वापस ले लिया गया था, और हमारा आंसर यही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 40 है कि पूना समझौता किसके मध्य में हुआ था? पूना समझौता, उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ था। देखिए कुछ और बात जान लीजिए। पूना समझौता 1932 में, ठीक है, 24 सितंबर का दिन था, वो पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में गांधी जी और BR अम्बेडकर के मध्य हुआ था। याद रखेंगे पूना समझौता जो है पुणे जेल की यरवदा सेंट्रल जेल में गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था। प्रश्न नंबर 41 है कि स्वराज पार्टी का गठन, स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन के विफल होने के फलस्वरूप किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जानते हैं तो कमेंट करेंगे। स्वराज पार्टी गठन कब हुआ था? आप ये भी पता होगा तो आपको आंसर पता चल जाएगा। देखिए उत्तर है दोस्तों असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बाद जो है इसकी स्थापना किया गया था 1923 में। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है 42 है कि वर्ष 1943 में स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा कहाँ की गई थी? स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना घोषणा कहाँ की गई थी ये? और दोस्तों उत्तर है 42 नंबर का प्रश्न, आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंगापुर। प्रश्न नंबर 43, सौर ऊर्जा को भोजन के रूप में रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? एक्चुअली डबल हो गया है। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उत्तर है दोस्तों ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा डी हो जाए, क्षमा करेंगे, ऑप्शन 43 का हो जाएगा सी, यानी उत्पादक कहते हैं। प्रश्न नंबर 44 है कि रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि सेरीकल्चर कहते हैं। प्रश्न नंबर 45 है कि नारियल का खाने योग्य भाग क्या है? उत्तर है ऑप्शन डी, भ्रूणपोष। नारियल खाने योग्य भाग जो है भ्रूणपोष है, यानी कि 45 का हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 46 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन जो है जड़ है, रूट है? 4 ऑप्शन है, जड़ और रूट के बारे में बताइए अगर जानते हैं तो। देखिए उत्तर हो जाएगा आलू। आलू क्या है? एक जड़ है। तो थोड़ा सा प्रश्न अधूरा था। देखिए यहाँ ये प्रश्न था कि निम्नलिखित में कौन जो है जड़ नहीं है, ठीक है, तो जड़ नहीं है तो ये आलू हो जाएगा। जबकि गाजर, मूली, शलजम जो है जड़ है, आलू क्या है? एक तना है, ठीक है। तो प्रश्न थोड़ा सा अधूरा था। आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 47 है कि लोहे के अयस्क का नाम क्या है? देखिए उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटाइट, हेमाटाइट,
और लिमोनाइट, ये तीनों जो है लोहे के अयस्क हैं, यानी कि लोहे का अयस्क हो जाएगा मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट। तो इस तरह ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या लगा होता है, किस तरह का जो है लेंस लगा होता है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए उत्तर जो है दोस्तों ये हो जाएगा 48 का डी, यानी कि अवतल लेंस लगा होता है निकट दृष्टि दोष वाले। तो निकट दृष्टि दोष में दोस्तों दूर की वस्तु जो है स्पष्ट नहीं दिखती है, ठीक है, जबकि निकट की वस्तु देख पाते हैं लोग। थोड़ा सा और इसे समझ ध्यान से थोड़ा सा सुनिए। देखिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो 25 सेंटीमीटर होती है, और निकट दृष्टि दो जिसे मायोपिया कहते हैं अंग्रेजी में, और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु देख लेता है। ठीक है, उल्टा होता है। तो निकट की दृष्टि दोष में जो है नज़दीक की वस्तु देख लेता है, लेकिन दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। कारण क्या होता है दोस्तों कि लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है और लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। इसी कारण जो है ये दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। इस कारण वस्तु का प्रतिबिंब जो रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बनने लगता है। निवारण यही है कि दोस्तों अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है ताकि निकट दृष्टि दोष दूर हो जाए, जबकि अपोजिट इसका दूर दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया जस्ट इसके अपोजिट है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 49 है कि निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताएं जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है वो कौन सा यंत्र है? और उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा मॉडम। मॉडम जोड़ता है टेलीफोन को कंप्यूटर लाइन से। प्रश्न नंबर 50 गूगल बाबा जिसे सभी लोग जानते हैं, गूगल क्या है? तो गूगल क्या है ये भी जान लीजिए। ब्राउजर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्च इंजन या वायरस। उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि सर्च इंजन है। प्रश्न नंबर 51 के एंड्रॉयड क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। एंड्रॉयड जो है दोस्तों ये है मोबाइल, आंसर जो है मोबाइल ऑपरेटिंग भाषा है, लैंग्वेज है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर जो है दोस्तों 52 है स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे है? उत्तर है सड़क योजना से। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है सड़क योजना से संबंधित है और ये देश के 4 क्षेत्रों को जोड़ता है डायरेक्ट। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सभी से आग्रह है, विनम्र निवेदन है, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। साथ साथ वीडियो को अभी तक आगे की वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए आने वाली तमाम वीडियो के लिए। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।